हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर को लेंगे एंड दैट चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इट इज़ फ्रॉम योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम हिंदी में कहें तो विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। तो यहाँ पे एक दो टर्म आ रहा है। द फर्स्ट टर्म इज मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेकेंड टर्म इज इंडस्ट्रीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द टर्म मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को यदि हम हिंदी में कहें, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बनाना, यस और नो, बनाना। एंड यदि इसको हम एक्सप्लेन करने जाए, क्या है द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनीथिंग, isn't it? है ना? The process of making anything is called manufacturing. तो इसका example, what is the example? There are so many examples of manufacturing. So first I am taking one example. We make sugar from which? Sugar cane. So it is an example of manufacturing. Sugar from sugar cane. शुगर केन को क्या कहते हैं? गन्ना। गन्ने से ही हमें क्या मिलती है? चीनी मिलती है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जैसे ही वर्ड में वर्ड आती है तो हमारे माइंड में ये चलने लगता है इंडस्ट्री मतलब क्या? फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने जहां पे सामानों को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। यस, दैट इज इंडस्ट्री। सो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? अ प्लेस where the process is carried for making any product बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेस चाहिए, देन मैन पावर चाहिए, देन कैपिटल चाहिए। तो ये भी इसमें आ जाएगा। एनी प्रोडक्ट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ, यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ with the help of resources, labor and capital. Here the capital means money. So it is the definition of industries, a place where the process is carried for making any product with the help of resources, labor and कैपिटल। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम क्या है, ये क्या करता है एंड कौन से सेक्टर को ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहला यदि हम देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये क्या करता है? It convert all raw materials into final goods. Convert all raw materials after processing. Okay, after processing, ये याद रखिएगा। After into valuable or final goods. Final goods for customer use. For the customer use.
ये किसका काम है? इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का काम है कन्वर्ट ऑल रॉ मटेरियल्स आफ्टर प्रोसेसिंग, यस है ना, आफ्टर प्रोसेसिंग इनटू फाइनल गुड्स। यहाँ गुड्स का मतलब अच्छा नहीं है, गुड्स का मतलब क्या है? इन फाइनल गुड्स का मतलब है सामान, फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? सामान। इन फाइनल गुड्स फॉर कस्टमर यूज, कस्टमर मतलब जो खरीदार लोग हैं, तो जितने भी खरीदार लोग हैं उनके लिए ये एक वैल्यूएबल सामान या फाइनल गुड्स मतलब एकदम तैयार सामान जो है वो बनाता है। तो ये क्या हो गया? अब रॉ मटेरियल, व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चा सामान, कच्चा सामान। एंड वेयर डू वी गेट दैट रॉ मटेरियल्स? वी गेट रॉ मटेरियल्स from in agriculture sector. Yes or no? Yes. हमको ये सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते हैं। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। तो रॉ मटेरियल्स belong to agriculture sector and agriculture sector is primary sector. So the final goods here, the final goods belong to manufacturing industries, industrial sector. So it is also known as a secondary sector. सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर के जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो जब सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं तभी वो क्या होते हैं? फाइनल गुड्स तैयार होती हैं एंड दैट फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर द यूज ऑफ कस्टमर्स। ओके, सो ये आपका जो है डेफिनेशन हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द इंट्रोडक्शन कि क्या क्या काम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, ये आपका दिया हुआ है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंस। क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग का? तो इम्पॉर्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हम मेन इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है? It is the backbone of the economy. It is the backbone of economy. Backbone मतलब यदि जो हमारी इकोनॉमी है, देश की जो आर्थिक वृद्धि है, ये जो आर्थिक शक्ति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको क्या करती है? उसको ये पकड़ के रखती है, बैकबोन का है। यदि ये टूट गई या ये इसकी स्थिति कमजोर पड़ गई तो देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी वीक पड़ जाएगी। सो द फर्स्ट वन इज बैकबोन of the economy of the country. जो आर्थिक स्थिति होती है किसी भी कंट्री की, उसको ये बहुत संभाल कर रखती है, बैलेंस करके रखती है। यदि हमारा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम होता है तो देश की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, दैट कम्स डाउन। सो द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कौन करता है? हमारा इंडस्ट्री सेक्टर करता है। हाउ? इस पर हम डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स इन modernizing the agriculture sector. Yes, modernizing. What do you mean by modernizing in this sentence? Modernizing का मतलब है if we look the practice of farming पहले in our early period कैसा होता था? We used some small tools
या होममेड टूल्स या यूज करते थे कि नहीं करते थे? देन हम लोग जितने भी केमिकल्स यूज करते थे वो क्या होता था? बहुत वी यूज काउ डंग as a fertilizer in our agriculture field. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आने के बाद ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही मॉडर्नाइज हुआ, बिकॉज जितने भी मॉडर्न टूल्स, मशीनरीज, बड़ी बड़ी जितनी भी मशीनरीज है, मॉडर्न टूल्स है, इवन इरिगेशन पैटर्न, then chemical fertilizers, yes or no, all are the contribution of our manufacturing industries, all are the contribution of our manufacturing industries. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही ये सारी चीज़ें बनती हैं और उन चीज़ों को हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं. सो हो गया. It helps in modernizing the agriculture sector. Then बहुत बढ़िया है. It also helps to eradicate unemployment. Eradicate मतलब what do you mean by eradicate? It also helps to eradicate unemployment and you can say also poverty. Poverty भी है. Eradicate. What do you mean by eradicate? Here eradicate का मतलब होता है कम करना, खत्म करना. तो जैसे ही it also helps to eradicate unemployment and poverty. कैसे? How? By giving more and more employment to the people in this sector. और जैसे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इफ द पीपल गेट एम्प्लॉयड इन द सेक्टर, पॉवर्टी अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. खत्म होगी कि नहीं? सो बाय गिविंग employment, by giving employment in the sector, it helps to eradicate unemployment and poverty. Okay, now next बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जितनी भी हमारी जो ट्रेड एंड जितना भी हमारा जो बिजनेस वो क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर स्ट्रांग होता है. मतलब इट प्रोमोट मतलब बढ़ावा देता है. इट प्रोमोट्स ट्रेड एंड कॉमर्स. इट प्रोमोट्स ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड मतलब व्यवसाय, बिजनेस, या तो आप उसको कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है एंड नेशनल ट्रेडिंग भी होती है. आपस में देश के अंदर भी हम बिजनेस करते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी होती है. हमारा अपने देश के साथ दूसरे देश में व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है. दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. सो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दैट इज इट प्रोमोट्स ट्रेड एंड कॉमर्स. एंड ट्रेड एंड कॉमर्स जब होगा तो क्या होगा? क्या होगा? वी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? What do you mean by foreign exchange? Foreign exchange का मतलब होता है विदेशी मुद्रा. विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज. जैसे ही हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारा ट्रेडिंग होता है तो हमें विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, और जितनी विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसीज हमारे देश में आएगी उतना ज़्यादा हम क्या होंगे? डेवलप होंगे, उतना ज़्यादा हम डेवलप करेंगे. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज.
पहला है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, द सेकेंड इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, it also helps to eradicate unemployment and poverty, it promotes trade and commerce to earn foreign exchange. ठीक है, okay? So now come to the third topic, that is ideal location of an industry. इंडस्ट्री तो मुझे सेट करनी है, लेकिन उस इंडस्ट्री को हम कहाँ सेट करें, कैसे सेट करें, ताकि हमारा क्या हुआ, जो बेनिफिट हो, जो प्रॉफिट हो, वो ज़्यादा हो. तो आइडियल लोकेशन, कौन सी जमीन हमारे लिए ज्यादा उचित होगी, जगह ज्यादा उचित होगी, कौन सी स्थिति, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, परिस्थिति कौन सी अच्छी होगी. तो इसमें 4 फैक्टर्स है. दीज आर द 4 फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट. जहां पे मुझे इंडस्ट्री लगानी है, वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स मुझे खरीदनी है, उस रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट होगी वो कैसी होगी, बहुत नॉमिनल कॉस्ट होना चाहिए, ताकि ज़्यादा, जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा. मतलब यदि मुझे प्रॉफिट करना है तो कॉस्ट कम होना चाहिए एंड हमारा क्या होना चाहिए, गेन ज़्यादा होना चाहिए, सेल ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा. सो द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स कैसा है, वहाँ पे हमें अच्छी मात्रा में रॉ मटेरियल्स मिलनी भी चाहिए एंड दैट रॉ मटेरियल जो है वो एक सस्ते दाम में या एक नॉमिनल रेट में मुझे मिलनी चाहिए. वो जगह हमारे लिए क्या होगा, दैट साइट इज सुटेबल फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. देन सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट. वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो वहाँ का एरिया का जो माहौल, एनवायरनमेंट, सिचुएशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके. तो जितना ज़्यादा मेरे पास रॉ मटेरियल्स आएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास मैन पावर होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. होगा कि नहीं होगा. सो ये सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है फॉर ideal location of an industry. The third one is cost of distribution of production. अब हमारा सामान तैयार है, फाइनल गुड्स तैयार है, अब फाइनल गुड इज रेडी फॉर कस्टमर, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है कि नहीं करना है. तो हमारा जो है, जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स वो नहीं हो सकता है इन प्रॉपर वे. तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा अच्छी रोड होनी चाहिए, देन इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इजी वे में हो जाएगा. इट जस्ट बिकम वेरी इजी टू रीच टू द कस्टमर्स. देन द नेक्स्ट इज डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट. जब भी हम किसी भी फैक्ट्री को किस जगह पे सेट करना है, बनाना है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है. विच प्लेस इज सूटेबल, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये सारे जो फैक्टर्स है इजीली अवेलेबल हो उस जगह पे, तभी जाके दैट एरिया या दैट साइट विल बी द आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री. वहाँ पे मुझे कम रेट में लेबर्स भी मिल जाए, मुझे बिना किसी परेशानी की जो है रॉ मटेरियल्स भी मिल जाए विथ नॉमिनल रेट, कम रेट में, मुझे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी वहाँ अच्छी मिलनी चाहिए, कम्युनिकेशन का जो वो है हमारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी हमारा वहाँ अच्छा होना चाहिए, तभी जाके ये सारी चीज़ें
जो है वो सही रूप से होंगी फॉर सेटिंग एन इंडस्ट्री फॉर दैट एरिया. सो ये आप हमेशा याद रखिएगा, these 4 factors are important for an ideal location of an industry. Okay? Okay. Now it is your next topic, that is contribution of manufacturing industries in national economy. National economy हमने पहले कहा था कि इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है. It plays an important role in national economy of any country. क्या रोल है? तो यहाँ पे देखना होगा, हमारे देश की हम चर्चा करते हैं. Here we are discussing the role in Indian economy. Okay? तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसकी जो रोल है इन नेशनल इकोनॉमी, इट इज नॉट सो मच गुड. इट इज नॉट सो मच गुड एज कंपेयर टू ईस्ट एशियन कंट्रीज. ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है कौन कौन से? वी कैन से चाइना, वी कैन से जापान. तो चाइना और जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री, हमारे कंट्री का जो है वो क्या है? थोड़ा कम है. कैसे है? यहाँ पे जो है लास्ट 2 डिकेड्स वी कैन से, जैसे 20 साल, यदि हम पिछले 20 वर्षों को देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सिर्फ ओनली 17% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है इन नेशनल इकोनॉमी. ओनली 17% ऑफ जीडीपी. ठीक है? लेकिन और नेक्स्ट जो 10% है वो क्या करता है? इंडस्ट्री करता है. दैट इंडस्ट्री मतलब इसमें जो आपका आ जाएगा माइनिंग, देन क्वायरिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन गैस. इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 10%. एंड ये आपका है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना. तो ये आपका टोटल जीडीपी कितना, हमारा जीडीपी कितना हो रहा है? 27%. कितना हो रहा है? 27%. तो पूरे देश का जो जीडीपी है उसका 27% कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रहा है. उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर रहा है एंड 10% जो है माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रही हैं. तो इसका मतलब क्या है? इतना ज़्यादा हमारा जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द जीडीपी ऑफ द कंट्री वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. एंड हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने एश्योर किया है कि नहीं, आने वाले 10 ईयर्स में, आने वाले जो 10 साल हैं उसमें हमारा जो है इनका कंट्रीब्यूशन 8 to 9% इंक्रीज होगा. 8 to 9% इंक्रीज होगा. इसके पीछे भी रीज़न है. लेकिन यदि हम कंपेयर करें अपने देश की और ईस्ट एशियन कंट्रीज का, फॉर एग्जाम्पल जापान एंड चाइना, सो इनका कंट्रीब्यूशन जो है एज कंपेयर टू इंडिया, इट्स वेरी गुड. इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है. इनका जो है 25 to 37% कंट्रीब्यूशन है इन नेशनल इकोनॉमी. कितना है? और यू कैन से 25 to 35, 37, हल्का सा वेरिएशन चलता रहता है. इट मे बी 40s. ओके, सो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, it is 25 to 35 or 37, but इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग का
परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन परसेंट, दैट इज ओनली 17%. So still we have to improve our secondary sector. तो ये सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करना है. अब इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खड़ी हो गई, एकदम उनके कान खड़े हो गए. नहीं भाई, अब तो हमें जो है, यदि मुझे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, हमारी कंट्री क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, वी आर स्टिल डेवलपिंग. यदि मुझे डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बननी है तो किस सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूत करना होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करना होगा. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ले लिया डिसीजन. अब उन्होंने क्या किया, एक जो है काउंसिल को फॉर्म किया. दैट काउंसिल इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल. दैट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग competitiveness council. ठीक है, तो ये जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस काउंसिल को सेटअप किया. अब इस काउंसिल को सेटअप करने का क्या रीजन था, आपस में एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को कंपटीशन दे सके. यस, मैं आपसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं. ये आपस में कंपटीशन क्रिएट करने के लिए इन्होंने इस काउंसिल को बना दिया. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, नॉट थे हैं, उनका ये एक राय बन गया कि नो, विद इन 10 years, आने वाले जो 10 साल में वी कैन अचीव या 8 to 9% वी कैन मोर अचीव. 8 to 9% इनका जो ये होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, ये बढ़ सकता है. इट कैन इंक्रीज अप टू 8 to 9% इन द GDP ऑफ इंडिया. सो वेरी गुड, अच्छी बात है कि नहीं. सो ये इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी में यही आता है. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स. तो नाउ बच्चों, कम टू द लास्ट टॉपिक, टुडेज लास्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. द टर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्ट होती है, एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण. तो जहाँ जहाँ अर्बनाइजेशन होता है वहाँ क्या, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है. कैसे? इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ सेट होंगी वहाँ पर क्या होगा, आबादी होगी, पॉपुलेशन होगा कि नहीं होगा. वहाँ पर लोगों को सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा. तो नाउ वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. सो इट इज द टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्ट होंगी, स्टार्ट होंगी, कंपनी सेटअप होंगे. देन अर्बनाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा ही होगा, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड द एम्प्लॉयर्स कहाँ रहेंगे, उसी जगह रहेंगे. देन धीरे धीरे क्या होगी, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, देन सारी फैसिलिटीज वहाँ पे होगी, तो डेफिनेटली अर्बनाइजेशन होगा. वो जो हमारा एरिया होगा जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी वो धीरे धीरे अर्बन एरियाज हो जाएगी, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दैट एरिया,
रोड पक्की हो जाएगी, यदि रोड कच्ची थी तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड पक्की हो जाएगी, यदि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो इरेगुलर थी तो वो रेगुलर हो जाएगी, कम्युनिकेशन का जो फॉल्ट रहता होगा तो कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज है वो स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डेफिनेटली क्या होगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा, लोग वहाँ पे आना शुरू कर देंगे, बसना सेटल हो जाएंगे वहाँ पे। सो दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड टू हैंड, साथों साथ चलती है। एंड दूसरा बात है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा ही होगा। मीन्स जो अर्बनाइजेशन है इट फॉलोज इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉलो करता है। देन नेक्स्ट क्या होगा, धीरे धीरे जो है हमने इसके पहले चर्चा की थी कि वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें क्या हो जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ में आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन, देन इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, देन कम्युनिकेशन, देन फाइनेंस, देन आपका नेक्स्ट क्या होगा, लेबर, ये सारी फैसिलिटीज आपको वहां पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही ये फैसिलिटीज आपको मिलनी शुरू हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। एंड यही कारण है हम कहते हैं जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन वहां अपने आप ऑटोमेटिकली अर्बनाइजेशन हो जाता है। लोग शहरीकरण, लोग वहां पे आके बसना शुरू कर देते हैं और वो अर्बन एरिया अपने आप वो एरिया अपने आप डेवलप करना शुरू कर देता है। सो इट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। सो नाउ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब है मेनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। मतलब जो अर्बन सेंटर्स है वहाँ पे जितनी भी आपके रिसोर्सेज होती हैं, जितनी भी आपकी फैसिलिटीज होती हैं, वो फैसिलिटीज अर्बन सेंटर्स जो है वो क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को या उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है। और यही कारण है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आपस में काम करना शुरू कर देती हैं और उस एडवांटेज को वो क्या करती हैं, अवेल करती हैं, यूज करती हैं। दैट टर्म इज नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ओके। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। बहुत जो है आज़ादी के पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप होती थी वो समुद्र के पास होती थी, बिकॉज हमारा जो मेन जो ट्रेड हुआ करता था वो सी रूट के थ्रू होता था। लेकिन धीरे धीरे सिटीज़ में हमारी इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गई। एंड जितने भी अर्बन एरिया में या सिटीज़ में जो हमारी इंडस्ट्री सेटअप होती थी, उसी की वजह से एग्लोमरेशन इकोनॉमीज स्ट्रांग हुआ। तो इट ये एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, इट इज द कंसेप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर आज़ादी के बाद ही एग्लोमरेशन जो इकोनॉमीज है वो शुरू हुई थी। सो आज के चैप्टर में बस बच्चे इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।